वो कोच की गर्दन नहीं काटी आपने, आपने कुश्ती की बलि ले ली। पूरे का पूरा लखनऊ का जो साई सेंटर था वो इसी काम में था कि उनको लड़कियां सप्लाई करनी। बजरंग ने अपनी इमेज विनेश की पानी मार के नहीं बना ली। नरसिंह को समझाने वालों ने समझाया तो टिकट मांग बनारस से और मोदी से मांग। विनेश फोगाट तो श्योर शॉट ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट होती है आज। मेरी नजर में तो जी देखिए मेन जो कल्प्रिट्स हैं भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा और उनके हाथ की कठपुतली बन के नाचते हमारे 3 बहुत ही डेकोरेटेड पहलवान। और उन पे आरोप ये लगाया था कि कोच जो है लड़कियों के चेंजिंग एरिया में, स्विमिंग पूल में चेंजिंग एरिया में कोच घुस गया। ऐसे भ्रष्ट या घटिया इल्जाम लगाने वालों के साथ कौन कोच या कौन सपोर्ट स्टाफ काम करना चाहेगा फ्यूचर में। राम राम जी सभी भाइयों को। मेरा नाम दिग्विजय है, आई एम रेसलर और ये है मेरा चैनल पहलवान का फ्रॉडकास्ट। और आज मेरे गेस्ट हैं और आप सभी इनको बहुत अच्छे से जानते हैं, बाबा रामदास जी। बाबा जी नमस्कार। राम राम। पहले ये बताओ, ये फ्रॉडकास्ट नाम क्या धर लिया? ना जी हम पहलवान बिरादरी फ्रॉड है ना एक नंबर के। हमारे जिम में काम तो कुछ है नहीं, पहलवानी हमारे बस की नहीं है, तो हम फ्रॉड करया करें आजकल। तो जी फ्रॉडकास्ट है जी हमारा ये। तो आज कौन से फ्रॉड पे चर्चा हो रही है? पहलवानों के फ्रॉड पे जी, जो पिछले 2.5 साल से हमारी पहलवान बिरादरी फ्रॉड पे फ्रॉड, फ्रॉड पे फ्रॉड, फ्रॉड पे फ्रॉड कर रही है। अब क्या फ्रॉड कर दिया? नहीं फ्रॉड ने कुछ किया जी, देश की जनता के साथ और स्पेशली हरियाणा की जनता के साथ और हरियाणा की बेटियों के साथ जो इन्होंने फ्रॉड किया है, उसके लिए मुझे नहीं लगता कि देश इन्हें कभी माफ कर पाएगा। मैं पर्सनली कभी माफ नहीं करूंगा। पहलवान बड़ी दुखती रग पे हाथ धर दिया। फ्रॉड तो वाकई हुआ है, हरियाणा की जनता के साथ फ्रॉड हुआ, देश की जनता के साथ फ्रॉड हुआ, कुश्ती के साथ फ्रॉड हुआ, रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के साथ फ्रॉड हो गया, पूरी स्पोर्ट्स के साथ फ्रॉड हो गया। फ्रॉड तो हो गया, इसको बोल बाबा जी आपने इसमें बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट छोड़ दिया। फ्रॉड नहीं है, एक साजिश है और उसके रिजल्ट अभी आएंगे और उसका एक बहुत बड़ा रिजल्ट आना है अगले 2 से 3 सालों में। जो नए बच्चे स्पोर्ट्स कर रहे हैं रेसलिंग, जिनकी आज उम्र है 16, 17, 18 साल, पिछले 2 साल से कोई नेशनल्स नहीं हुई। जो बच्चा आज 18 साल का है, पिछले 10 साल से जिसकी फैमिली लगातार उसके ऊपर पैसे खर्च के उसको रेसलिंग करा रही है कि मेरे बेटे का कल को फ्यूचर, बेटी का फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि नेशनल्स नहीं हो रही है, कोई इंटरनेशनल एक्सपोजर नहीं है, कोई चैंपियनशिप नहीं हो रही है, तो कोई भाई नया टूर्नामेंट खेलने को नहीं मिल रहा। और जॉब अपॉर्चुनिटीज, पहले ही स्पोर्ट्समैन के लिए जॉब अपॉर्चुनिटी एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रही है इंडिया में। पिछले 2 साल में कोई नेशनल्स तो हुआ नहीं है भाई। अगर मैं एज ए रेसलर पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहा हूं, मेरा मेडल आ नहीं रहा है, तो जॉब कहां से मिलेगी? असली फ्रॉड ये होने वाला है हमारे बच्चों के साथ, जो पिछले 2 साल में विनेश फोगाट, बजरंग पुनिया और साक्षी मलिक ने जिसका बेस बना दिया है। अभी अभी पीछे ट्रायल हुए अंडर 23 की वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए, टैलेंट हंट के नाम से हुए, क्योंकि ये कोर्ट चले गए थे और कोर्ट ने कह दिया कि ना जी ना, आप ट्रायल्स नहीं करा सकते, हाँ टैलेंट हंट करा लो। नेशनल्स कराई नहीं तो कोई मेडल आया नहीं। तो इससे बड़ा धोखा बच्चों के साथ क्या है कि बच्चों का फ्यूचर ही अनस्टेबल है, अनसिक्योर्ड है। सिर्फ उतनी सी बात नहीं है, आखिरी नेशनल कैंप कब लगा था याद है? तो जब नेशनल्स ही नहीं होंगे तो कैंप कैसा? नहीं भाई, टूर्नामेंट तो हो रहे हैं ना। मान लो कई बार क्या होता है कि कई बार नेशनल्स नहीं भी होती थी तो फेडरेशन के पास टॉप के 4, 6, 8 बच्चों के नाम तो होते ही है ना। फेडरेशन को पता होता है, चीफ कोच को पता होता है, चीफ कोच से नाम मांग लेते हैं कि भाई कैंप लगाना है फलाने जगह, टीम जा रही है तो बेस्ट 6 बुला लो, 4 बुला लो, 8 बुला लो। अगर बहुत लंबा प्लानिंग है, ओलंपिक 2 साल बाद है, 2 साल के लिए ओलंपिक के लिए कैंप लगाना है, 8 बालक बुला लो। ठीक है जी। कोचिंग कैंप ही लगने बंद हो गए। हाँ लेटेस्ट तो है कि हमारी ओलंपिक्स टीम गई और बिना कोचिंग कैंप के गई। हाँ ओलंपिक्स बगैर कोचिंग कैंप के। अच्छा कोचिंग कैंप में क्या होता था? ओलंपिक में तो कोई एक जाएगा,
पर उसके साथ 6 और की पहलवानी होती थी। बी, सी और डी हाँ, जो जो टीम्स थी जो हमारी। नए बच्चे, बी टीम, सी टीम। अच्छा, जो समझदार नेशंस होते हैं ना, स्पोर्टिंग नेशंस, जैसे चाइना को ले लो। चाइना में जो ओलंपियन होता है या जिसको ओलंपिक खिलाना है, उसको छोटे मोटे टूर्नामेंट में हाँ, तो भेजते ही नहीं। नहीं ये तो मैंने कई देखा। बार चाइना में ऐसा होता है कि जो ओलंपिक गोल्ड जीता उसको आज तक किसी ने देखा ही नहीं था, नहीं देखा, नहीं उतारते, उसको नहीं उतारते। नहीं उतारते। तो कौन उतरता है? बी टीम, सी टीम, डी टीम। वो लड़का जिससे 8 साल बाद ओलंपिक खेलना है, वो छोटे टूर्नामेंट्स में उसको एक्सपोजर देना शुरू करते हैं। कैंपों में ये होता है। इन फ्रॉड आंदोलन जीवियों ने जो सबसे बड़ा पाप किया कि हमारे इंडियन रेसलिंग के कोचिंग कैंप वाला जो सिस्टम था उसको डिसरप्ट कर दिया भाई। अच्छा, एक और पीछे जब कैंप लगाने की बात आई तो सबसे बड़ी समस्या आई। बहुत अच्छा सेंटर था लखनऊ लड़कियों के लिए, सेफ था, सब कुछ था। इन्होंने अपनी कुत्सित गंदी घटिया राजनीति के लिए लखनऊ को बदनाम कर दिया। अब हुआ भाई, चलो नहीं लगाते लखनऊ, लगाएं कहां? बालगढ़ ने हाथ खड़े कर दिए। बालगढ़ बोला जी हमारे पास जगह ही नहीं। पटियाला ने हाथ खड़े कर दिए। पटियाला ये जाना नहीं चाहती थी, इसलिए मजबूर। अच्छा, आपको एक चीज और याद होगी, फ्री स्टाइल बालगढ़ रहेगी, ग्रीको रोमन को कर दो लखनऊ। ग्रीको रोमन ने हड़ताल कर दी थी, हम ना जाते। हाँ, 90% प्लेयर्स हरियाणा या आउटस्कर्ट्स के, हाँ, तो वो अगल बगल के तो वो स्टेट्स। कहते कि हम बालगढ़ छोड़ के नहीं जाएंगे। ये सारी जो गंदी घटिया राजनीति हुई, ये किसने की? इसमें मेरा एक पॉइंट ऐड कर लीजिए जी। जैसे ऐसे किसी भी सेंटर को एनसीओई शायद कहते हैं ना, ऐसे सेंटर को कोई डायरेक्टर या डिप्टी डायरेक्टर ऐसे कोई पोस्ट का साई का ऑफिशियल रन करता होगा। हाँ। वो ऐसी कंट्रोवर्सी में अपने सेंटर को क्यों फंसाना चाहेगा? हाँ। अच्छा, आपको एक बात याद है जब इन्होंने इल्जाम लगाए और तो ये कहते थे कि पूरे का पूरा लखनऊ का जो साई सेंटर था वो इसी काम में था कि उनको लड़कियां सप्लाई करनी। हाँ, लेकिन उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया। नहीं, पर साई सेंटर लखनऊ तो पूरा बदनाम हुआ ना। नहीं, फिर भी किसी कोच का, किसी ऑफिशियल का, किसी सपोर्टिंग स्टाफ का नाम नहीं लिया। अच्छा, आप मुझे एक बात बताइए ना, ऐसे भ्रष्ट या घटिया इल्जाम लगाने वालों के साथ कौन कोच या कौन सपोर्ट स्टाफ काम करना चाहेगा फ्यूचर में? वो इनका अपना आदमी हो सकता है, कोई नया आदमी। मैं आपको अंदर की बात बता दूं, अभी अभी जो स्पेन टीम गई थी उसमें कुछ कोचेस से मेरी भी बातचीत है, क्योंकि मेरे फ्रेंड सर्कल के मुझसे 2-4 सीनियर हैं, 1-8 साल जूनियर हैं। वो पता है क्या कह रहे थे? नहीं भाई नहीं, वुमेन्स फ्री स्टाइल के साथ काम नहीं कर। भैया पता नहीं कब क्या इल्जाम लगा दें। ये इसको कहते हैं क्रेडिबिलिटी इशू, ट्रस्ट इशू। मतलब इन धरनाजीवियों ने, इन फ्रॉडस्टर्स ने इंडियन रेसलिंग का यह हाल बना दिया है कि आज की तारीख में कोई मेल कोच नहीं करना चाहता, लड़कियों के साथ काम नहीं करना चाहता। अरे भैया कल न क्या आरोप लगा देंगी, लगा दे। कौन अपनी इज्जत। अच्छा, मेरे कुछ दोस्त हैं कोच साहब, वो विमेन का सेंटर चलाते हैं, तो मैं उसको बातों बातों में हमेशा एक बात हंसी मजाक में कहता हूँ, ओ भाई देखिए रे कि तो जेल चला जा। और मैंने उनकी वीडियोस देखी, इंस्टाग्राम पे उनका पेज भी है। हाँ, तो मैं उनसे हमेशा एक बात कहता हूँ, भाई गणी मुल्तानी मत मारा, दूर दूर तक सखा ले। बाबा जी, कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स की प्रॉब्लम पता है क्या है? आपको कुछ भी करना है तो कॉन्टैक्ट तो करना ही पड़ेगा, टच करना है आपको अपने। टच तो करना पड़ेगा। और इनका कोई दीन ईमान नहीं है। नहीं, इन्होंने एक रास्ता खोल दिया फ्यूचर के लिए किसी से भी बदला लेना। अच्छा, ऐसा हो चुका है जी, आपको मालूम है दिल्ली में एक स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी प्रपोज हुई थी, प्रपोज नहीं हुई थी, खुल गई है। जो खुल गई है। उसमें उन्होंने एक स्पोर्ट्स स्कूल खोला। अच्छा, अंदर ही। तो उसमें 6ठी से लेके 9वीं तक के बच्चों का भी एक विंग खोल दिया। तो उसमें कुछ बच्चियां जो अब छठी क्लास की बच्ची 10-12 साल की होती है, बहुत 13 साल, 12-13 साल। तो 6ठी से 9वीं तक की 12-13 साल की 30-40 बच्चियां थी। तो उसमें हमारे एक द्रोणाचार्य अवार्डी कोच साहब थे और एक महिला कोच थी। मैं समझ गया कौन से पोस्ट साहब। वो छोड़ो, नाम नहीं लेंगे। तो इन्होंने, इन धरनाजीवियों ने एक
षड्यंत्र करके उस कोच पे वही सेम झूठे इल्जाम लगवा दिए। कर्णम मल्लेश्वरी जी वाइस चांसलर है उस यूनिवर्सिटी की, 2000 ओलंपिक की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट, हाँ, वेट 2000 ओलंपिक की ब्रॉन्ज, वेरी डेकोरेटेड प्लेयर, वेरी डेकोरेटेड स्पोर्ट्स पर्सन, मल्टी वर्ल्ड चैंपियनशिप में मल्टी मेडलिस्ट। तो जब उनके सामने कंप्लेंट आई, कोच बोले जी ऐसा है, एवरीथिंग इज कवर्ड विद सीसीटीवी कैमरास, और उन पे आरोप ये लगाया था कि कोच जो है लड़कियों के चेंजिंग एरिया में, स्विमिंग पूल में चेंजिंग एरिया में कोच घुस गया और 3-4 बच्चियों से आरोप लगवा दिया। तो कोच बोला जी आरोप झूठे हैं। तो वाइस चांसलर बोली कोच साहब मुझे भी पता है, मैं कोई बच्ची थोड़ी ना हूं, आपकी रेसलिंग में क्या चल रहा है हमको नहीं पता क्या, सारी दुनिया को पता है, पर आप ये बताओ मैं क्या करूं। अभी तो इन्होंने मुझे कंप्लेंट की है, अगर मैं इस पे कोई एक्शन तो लूंगी ना, कोई इंक्वायरी बिठाऊंगी, कुछ करूंगी, एक्सप्लेनेशन कॉल करूंगी, आपको शो कॉज करूंगी, उनके बयान लूंगी। अगर नहीं करूंगी और कल को ये पुलिस में चले गए, प्रेस में चले गए, तो क्या होगा। और इनका एकमात्र उद्देश्य है आपसे बदले लेना, क्योंकि आप इनके एंटी ग्रुप के हो। जो ये अच्छा उस वक्त तक ये हो चुका था, सब धर्राबाजी शुरू थी। तो साहब मैं कुछ नहीं कहूंगी, आप मुझे बता दो क्या करूं मैं। ऐसे में क्या कोई कहेगा। तो कोच साहब ने कहा जी मैं खुद ही रिजाइन कर देता हूँ जी, मुझे रिलीव करो, जाने दो। कोच साहब ने रिजाइन कर दिया और पिछले 1 साल से कोच साहब घर बैठे हैं। चलो जी, आपने एक कुश्ती की जो इतनी बड़ी एक कुश्ती की बलि है, वो कोच की गर्दन नहीं काटी आपने, आपने कुश्ती की बलि ले ली। अब आगे ये बताओ अगला नंबर किसका है। और आपके हाथ में तो हथियार हो गया। अच्छा एक बात और भी तो है, यही हथियार अगर और लोग भी इस्तेमाल करने लगे तो क्या होगा। अच्छा ये हथियार सिर्फ आपके पास है, ये तो कोई भी कर सकता है। ये तो कोई भी कर लेगा। तो कुश्ती को इस दशा में पहुंचाने वाले कौन लोग। मेरी नजर में तो जी देखिए, मेन जो कल्प्रिट्स हैं भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, और उनके हाथ की कठपुतली बन के नाचते हमारे 3 बहुत ही डेकोरेटेड पहलवान। नंबर 1 इज बजरंग पुनिया, नंबर 2 इज साक्षी मलिक, और इन दोनों की आका या उसे सरगना या मेन जो जो मेन है, मेन ऑर्गेनाइजर या जो मेन फेस है, विनेश फोगाट एंड हर फैमिली इंक्लूडिंग संगीता, इंक्लूडिंग बबीता, including Geeta Fogart and their spouses. ये सारी फैमिली एकदम इन्वॉल्व थी और डीपली इन्वॉल्व थी, ऐसा चार्जशीट कहती है, मैं नहीं कह रहा, चार्जशीट यही कहती है। अब चार्जशीट को कभी पढ़िएगा तो उसमें जब आप देखेंगे ना, तो शुरू में इस पूरी फैमिली के हर एक मेंबर का नाम है। गीता हस्बैंड पवन, संगीता हस्बैंड बजरंग, विनेश सोमवीर राठी, और शायद ब्रदर का नाम पता नहीं क्या है, दुष्यंत खैर है छोड़िए, शायद। अब सवाल एक उठता है, इस सारे प्रपंच से, इस सारे षड्यंत्र से, इस सारे आंदोलन से, धरनेबाजी से इस गिरोह को हासिल क्या हुआ, क्या मिला। एमएलए बन गई। तो मैं एक सवाल पूछता हूं, एक सिंपल सी बात है। अच्छा अगर ये आंदोलन न हुआ होता, अगर ये गंदगी कुश्ती में न आई होती, तो क्या होता। मुझे जहां तक लगता है उस दिन की परफॉर्मेंस देख के तो विनेश हो सकता है कि पहली ओलंपिक चैंपियन होती है इंडिया से रेसलिंग। ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट। प्लस एक पॉइंट और,
जब ये आंदोलन शुरू हुआ था तो बजरंग अपनी पीक पे था, यस, और आज तक इंडियन रेसलिंग में जो पीक बजरंग ने अचीव की थी वैसा और कोई कर नहीं पाया भाई। 2017 की शायद वर्ल्ड चैंपियनशिप इसका दूसरी बार मेडल आया, पहले तो उसका 2013 में आ गया था। फिर पिछले 3 साल इसकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, एशियन गेम्स में इसका मेडल आया, कॉमनवेल्थ गेम्स में इसका मेडल आया, पर 17 में ये पहली बार वर्ल्ड में ना इसने लगातार कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस दी। जितनी भी रैंकिंग टूर्नामेंट थी उसमें गोल्ड सिल्वर, वर्ल्ड में इसका सिल्वर आया, ब्रॉन्ज आया, फिर इसका ब्रॉन्ज आ गया, और भाई ओलंपिक्स में फिर इसका ब्रॉन्ज आया, और सेमीफाइनल बाउट हमने देखी है। थोड़ा सा हमें लगता था कि थोड़ा सा अगर डिफेंसिव इसका थोड़ा सा डिफेंस अच्छा होता, इसने हाजी अलीफ को थका के एकदम लुटा दिया था। तो बजरंग की जो परफॉर्मेंस 2022 में थी, यू मीन टू से आज बजरंग भी ओलंपिक हाँ का हाँ, आराम से, बड़े आराम मेडल से का कलर चेंज करता। एकदम कर सकता था, एकदम कर सकता था। जो बजरंग का नेशनल सर्किट में हाल हुआ कि नए बच्चों ने बजरंग को थका 10-10 0 करके रोहित जैसों ने हराया। मैं नहीं कहता रोहित खराब रेसलर है, रोहित बजरंग से कमजोर है, पर बजरंग हैड एज ओवर हिम हमेशा से। तो बजरंग, एक्सपीरियंस मैटर्स। हाँ मतलब वर्ल्ड की वो जो परफॉर्मेंस बजरंग ने दी, रोहित जैसा कुछ भी सामने तो अभी जीरो है उसके, बजरंग के उस परफॉर्मेंस के सामने। तो बजरंग भी ओलंपिक्स में कमाल कर सकता। यू मीन टू से कि आज हमारे पास और ओलंपिक के 2 रेसलिंग में और मेडलिस्ट होते हैं, जिसमें एक, अच्छा, विनेश फोगाट तो 100% गोल्ड लेती। मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा कि बजरंग और विनेश परफॉर्म करते, कोचिंग कैंप ना लगने की वजह नहीं नहीं, से वो तो आप, आज हमारे पास हो सकता है इस ओलंपिक में 5-6 मेडल आए होते। हाँ मैं ना 2 लड़कियों को और डिस्कस करना चाहूंगा। अंतिम बंगाल शायद चोट था या इंजरी शी थी इज जस्ट उसके, अ किड हाँ यार। वो एक, मैं रितिका हुड्डा को इसमें ज्यादा वो करूंगा कि उस लड़की ने जो परफॉर्मेंस दी है, 21 22 23 साल की लड़की, और पहला ओलंपिक्स, और है, जो उसने परफॉर्मेंस दी है, अगर ये कैंप्स लगे रहते, ये टीमें इकट्ठी होकर प्रैक्टिस करती, और वो जो पॉजिटिविटी का माहौल एक होता पॉजिटिविटी, यस। है, वो जो एक माहौल होता है कि आप मतलब एकदम हर तरह से, भाई भाई माइंड में नेगेटिविटी है ही नहीं। सबको क्या दिख रहा है, अर्जुन को जैसे दिख रहा था कि भाई सबको सेम वही था कि नहीं, मेडल मेडल। और यहाँ क्या था, पता नहीं भैया ओलंपिक जाना है नहीं जाना है, WFI सस्पेंडेड है, टूर्नामेंट हाँ, होगा नहीं होगा, नेशनल होगी कि नहीं भाई होगी, कैंप भाई लगेंगे कि नहीं पता नहीं लगेंगे, इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट करना है कि कि न्यूट्रल नेचुरोपैथी करना। है। तो ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, ये सारी प्रॉब्लम्स थी। मैं ये कहता हूँ कि ये ओलंपिक्स हो सकता था कि इंडिया के लिए आज तक का रेसलिंग का सबसे बेस्ट ओलंपिक। नाउ द पॉइंट इज, अगर ये धरनेबाजी, ये आंदोलन, ये गंदगी न हुई होती तो विनेश फोगाट तो श्योर शॉट ओलंपिक की गोल्ड मेडलिस्ट होती आज। हो जाता। तो ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट को बीजेपी, कांग्रेस या सारे अन्य राजनीतिक दल कम से कम थाली में सजा के राज्यसभा राज्यसभा देते। की सांसद, मिनिमम राज्यसभा, उससे नीचे तो बनता ही। मैं आपको एक और किस्सा याद दिलाता हूँ। हाँ। 2015-16 में कंट्रोवर्सी हुई नरसिंह यादव वर्सेस सुशील कुमार। नरसिंह यादव 2016 में ओलंपिक्स में चला गया, वेट भी ले लिया, और टाई शीट में नाम आया और नाम कट गया। भाई नरसिंह यादव बनारस का है, 2017 में अप्रैल में वहां चुनाव थे। उस वक्त नरसिंह यादव के साथ जो सिंपैथी की लहर थी ना, उसका ये आलम था कि मुझे याद है नरसिंह को समझाने वालों ने समझाया कि तू टिकट मांग बनारस से और मोदी से मांग, ये भी नहीं कि तुझे यहाँ अप्लाई करना है या किसी को तूने स्टेट में बात करनी है, कह रहा तू सीधे जा और प्रधानमंत्री जी को बोल कि जी मुझे इलेक्शन। सपा, बसपा, कांग्रेस, बीजेपी, चारों सारे, नरसिंह यादव जिस सीट से बोलता उस सीट से इलेक्शन लड़ता, और उसके विरोध में कोई पार्टी अपना कैंडिडेट नहीं होता। हाँ। वो सिंपैथी की है। क्यों? अरे यार He was a साजिश हो star. गई, ये He हो was a गया। star in the true sense. तो मतलब विनेश का तो ओलंपिक्स का फाइनल, उसके बाद है ना जो कंट्रोवर्सी हुई, तो राज्य अगर विनेश का मेडल आता और विनेश कहते कि जी मुझे पॉलिटिक्स में आना है, तो ये सारी पार्टियां होती कि मैं मतलब पहले नहीं कौन विनेश को नहीं, ऑफर कर देता। हरियाणा वुड हैव फेल्ट ऑनर्ड कि विनेश जैसी हाँ, डेकोरेटिव रेसलर हमारी खेल मंत्री खेल बने, मंत्री, निश्चित रूप से। मतलब ये पार्टियां आपस में झगड़ा कर लेती हैं। अरे हाँ। मतलब विनेश ने कहा उससे पहले, मतलब पहले फोन आया था कि तुम बेटा जल्दी आ जा और ये टिकट फाइनल है, तू जा, मिनिमम राज्यसभा। और MP MLA की पोस्ट है ओलंपिक चैंपियन के लिए बहुत छोटी पोस्ट है। भाई हरियाणा ने अपने वो हॉकी वाले क्या नाम था,
उनको स्पोर्ट्स मिनिस्टर संदीप बनाया ही सिंह, था संदीप संदीप सिंह को। और संदीप सिंह की अचीवमेंट विनेश के सामने क्या है? जीरो। अगर विनेश शर्मा अचीवमेंट देखें तो जीरो अचीवमेंट संदीप सिंह। और संदीप सिंह वॉज अ वेरी डेकोरेटेड प्लेयर हॉकी, ड्रैग फ्लिकर और बहुत अच्छा प्लेयर, हॉकी टीम के कैप्टन भी रहे। तो अगर उनको बना सकती है बीजेपी वहां से खेल मंत्री, तो विनेश को बना के तो ऑनर्ड फील करते हैं ये सारे। और तब विनेश सारी जिंदगी देश की बेटी रही। नहीं, रेसलिंग सारे का ना, रेसलिंग जन जन का खेल है। रेसलिंग से हरियाणा का जो आम ग्रामीण व्यक्ति है, बच्चा बच्चा बूढ़ा, मतलब एवरीवन फील्स कनेक्टेड विद रेसलिंग। तो विनेश तो इतनी बड़ी स्टार थी, थी। आज ठीक है वो एमएलए बन गई, पर कितना नेगेटिव बैगेज। वो एक गाना याद आ गया, वो गैंग्स ऑफ वासेपुर का गाना है, मेरा जूता फेंक लेदर दिल छीछा लेदर। इन्होंने जितनी छीछा लेदर अपनी नहीं, पूरी रेसलिंग फेटर्निटी की आम पब्लिक में कराई है ना, हाँ, और कोई स्पोर्ट्स वाला करा नहीं सकता। उन्होंने मारा एकदम, मतलब आम पब्लिक अब जो जो रेसलिंग से नहीं कनेक्टेड थी, अब वो रेसलर्स को देख के कहती है हाँ, प्रचीर है, कुश्ती बदनाम करती, और आज भी लगे हुए हैं, पीछे आज भी नहीं हट रहे। पीछे भी नहीं। चलिए बाबा जी, ये तो हमने विनेश को डिस्कस कर लिया। अब आ जाते हैं कल्प्रिट नंबर 2, मिस्टर बजरंग पुनिया। उनको क्या मिला? हाँ, उसको विनेश तो फिर भी एमएलए हो गई, चलो अब सारी जिंदगी कहने को तो है ना भाई हरियाणा की एमएलए थी। अब आगे पॉलिटिकल करियर में क्या होगा नहीं होगा बात अच्छा, की बात वो है। रेसलिंग में हम लोग हरियाणा में एक टर्म यूज करते हैं, पानी मार। हाँ, पानी मार। बजरंग ने अपनी इमेज विनेश की पानी मार की नहीं बना ली, बहुत पहले बना ली थी, ओलंपिक से पहले बना ली थी। जब बजरंग रोहित से ट्रायलों में हारा है और बजरंग को एक कंफर्म हो गया कि मैं तो ओलंपिक्स नहीं जा रहा, तो बजरंग ने उसी दिन खुद को बैकफुट पे लाके विनेश को फ्रंट फुट पे कर दिया। और मुझे तो उसमें भी बजरंग के कहीं ना कहीं वो पॉलिटिकल एम्बिशंस दिखती हैं। जब मेरा तो कुछ है नहीं, मैं तो भाई स्टार रहा नहीं, विनेश स्टार है तो विनेश को यूज किया जाए। बजरंग भी कहीं ना कहीं विनेश को नहीं यूज नहीं, ही कर रहा जब है। वो पेरिस से वापस आई है तो बजरंग उसने कंधे उठाए अड्डा वो एक पॉलिटिकल स्टंट था। था, पर एक आम आदमी। वहां भी आपको एक स्टोरी बताऊं मैं, वो हाँ, स्टोरी मुझे तो बहुत ही एक क्लोज, मेरा फ्रेंड जो आपको भी जानता उसने बताई है कि भैया दीपेंद्र हुड्डा एयरपोर्ट पे आया, जहां तक तो नेशनल मीडिया थी, 1 2 3 4 किलोमीटर एयरपोर्ट के बाहर तक, वहां हमारे साथ था। फिर धीरे से गाड़ी से उतरा और कह रहा तुम चलो मैं बलाली आया, और बलाली नहीं आया। वो गालियां दे रहे थे दीपेंद्र हुड्डा। मतलब यार हम इस चक्कर में थे कि दीपेंद्र हमारे साथ था, जो उसने प्रोग्राम बनाया अच्छा, था कि लास्ट तक, सिर्फ वहां पे चेहरा दिखाया। जहां तक नेशनल मीडिया ने कवर किया है, एयरपोर्ट के बाहर, एयरपोर्ट के अंदर, फिर एयरपोर्ट से एग्जिट किए, हाईवे की तरफ आए हैं 3 4 किलोमीटर। 3 4 5 6 किलोमीटर तक, वहां तक तो नेशनल मीडिया ने कवर किया। नेशनल मीडिया फिर हट गई अपना, आप दूसरे भाई सेलिब्रिटीज को कवर करने चली गई। वहां फिर उसने साइड में गाड़ी लगवाई है, कह रहा तुम लोग चलो मैं आ रहा हूँ कुछ प्रोग्राम से निपटा, और ये आया। फिर विनेश यहाँ वहां करते हुए रात को बलाली पहुंचे और वहां फिर उसका स्वागत हुआ और सारी चीजें। तो ये तो दीपेंद्र हुड्डा को ये गालियां दे रहे थे अंदर अंदर। सवाल है, बजरंग पूनिया को क्या हासिल हुआ? नहीं सर, वो एक बहुत डेकोरेटेड पोस्ट मिली है उसको, वो पोस्ट आज तक किसी को नहीं मिली इंडिया में। फर्जी, मतलब किसान प्रकोष्ठ का आपको गुरनाम सिंह चढ़ूनी का पता चला? इलेक्शन 1100 लड़े थे 1100 कुछ वोट मिले, 1170। 1170 वोट। अब हम ये मान सकते हैं कि वो 400 300 फैमिलीज के लीडर हैं भाई, एक फैमिली में 4 वोट, 300 फैमिली ने वोट दिया उनको। इतने बड़े वो किसान लीडर थे। टोटल पॉलिटिकल उनका जब कैरियर एनालिसिस किया जाएगा तो 1170 वोट। नोटा को वहां शायद ज्यादा वोट मिले। ये हाल है, और यही हाल है बजरंग। नहीं तो किसान प्रकोष्ठ का नेता बनकर भाई गुरनाम सिंह चढ़ूनी से बड़ा नेता नहीं बन पाएंगे। उसको 1170 वोट मिले थे, इनको 570 मान लेते हैं। अच्छा, जब बार्गेन हुआ होगा तो निश्चित रूप से
टिकट तो बजरंग पूनिया ने भी मांगी होगी। शुरू से तो ये था कि भाई साक्षी, बजरंग और विनेश का, हम लोग जैसे, मैं जो मेरे जाट रेसलर फ्रेंड्स हैं, मैं उनसे बात करता हूँ तो ये सारे हमें बड़े कॉन्फिडेंट थे ये, नहीं नहीं, बजरंग, विनेश और साक्षी का टिकट तो एकदम पक्का है, जहां से मांगे वहां से मिल जाएगा। अब पता नहीं क्या हुआ, कैसे टिकट, अब टिकट का कैसे वितरण हुआ, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आई, इनको नहीं मिल पाया, मिल पाया। तो मैंने उसमें एक चीज देखी, आपने भी ध्यान दिया होगा कि साक्षी मलिक बहुत पहले विड्रॉ कर गई थी। जब उसको ये फील हुआ ना, ना ना ना, मेरे साथ तो मतलब ये गेम हो जाएगी कि मुझे टिकट ये देंगे नहीं, तो वो बहुत पहले विड्रॉ करके वो दोनों हस्बैंड अमेरिका चले गए, और पिछले कई दिनों से अमेरिका टिके वहां रेसलिंग कर रहे हैं, उनकी वीडियोस इंस्टाग्राम पे अपलोड होती रहती। और आपने एक और बात ध्यान दी या नहीं दी मुझे नहीं पता, वैसे आपने ध्यान दी होगी कि बलाली वाले स्वागत से लेके आज तक जितने स्वागत हुए हैं, पूरी फैमिली में विनेश की कोई कजन या उनके स्पाउसेस कोई दिखा नहीं। गीता वॉज एब्सेंट, बबीता वॉज एब्सेंट, संगीता वॉज एब्सेंट, ऋतु मलिक वॉज एब्सेंट, ऋतु फोगाट, और इन सब के स्पाउसेस भी एब्सेंट थे। सिर्फ वहां देख कौन रहा था? एक हमारी विनेश, एक बचन, और बाकी नहीं नहीं, छोटे रेसलर्स। विनेश फोगाट को तो चलो एमएलए बन गई, हाँ अगर रूलिंग पार्टी के एमएलए होती तो शायद ज्यादा और मजा आता है। फैक्ट ये है कि रूलिंग पार्टी के हारे हुए एमएलए की ज्यादा वैल्यू होती है, क्योंकि खूब होती लोकल है। थानेदार उसकी ज्यादा सुनता है, हाँ। इनकी नहीं सुनेगा, ये सुनता ही नहीं है, इनकी सुनता ही नहीं है। इनकी एकदम, मतलब अगर आप हारे हुए एमएलए हैं, आपकी पार्टी अगर सत्ता में नहीं है, मैं आपको किस्सा सुना देता हूँ। सकलडीहा, चंदौली डिस्ट्रिक्ट में, बनारस से बगल में एक डिस्ट्रिक्ट है चंदौली, वहां पे एक सकलडीहा विधानसभा है। वहां से एक विधायक है प्रभु नारायण यादव, समाजवादी पार्टी के बहुत डेकोरेटेड विधायक, क्या एकदम लहीम शहीम पर्सनालिटी, लंबे मूछ रखते हैं, पहलवान आदमी, तगड़े, 6 फुट हाइट और 85 90 95 किलो वजन, और है, सिपाही भी नहीं सुनते। थानेदार कोतवाल ना सुने समझ आता है, 3 स्टार इंस्पेक्टर कोतवाल ना सुने समझ आता है। चौकी इंचार्ज एक 3 या 4 बार के विधायक की ना सुने, क्यों? कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई नहीं। अब वही किस्सा सुन लीजिए, 2000 से 12 और 17 के बीच में जब अखिलेश यादव की सरकार थी, समाजवादी सरकार थी, तो ये इलेक्शन हार गए थे सुशील सिंह से। इतनी चलती थी, आप सोच नहीं सकते इनकी थाने पे, एसपी क्या, डीएम क्या। क्यों? सत्ता दल, ये होता है सत्ता का फायदा। अगर आप सत्ता में हैं और आप हारे हुए कैंडिडेट भी हैं, तो आपकी विधानसभा में आपकी ही चलेगी। आपकी विधानसभा में आने वाले जितने भी ब्लॉक लेवल के ऑफिसर्स हों, चाहे पुलिस के हों, चाहे किसी डिपार्टमेंट के हों, चलेगी आपकी, अगर सत्ता का प्रश्रय आपको मिला हुआ है। नहीं तो आप एमएलए हो जाइए और आपकी पार्टी रूल में नहीं है, आप रूलिंग पार्टी से नहीं है, तो आपको कोई नहीं सुनता। थाना तो बहुत ज्यादा बड़ी चीज होगी, चौकी इंचार्ज नहीं सुनता, एक स्टार लेवल का ऑफिसर आपकी नहीं सुनता, और कह देता है कि सर तो मैडम, सर ऊपर बजरंग पूनिया की कौन सुनेगा हरियाणा में? कोई भी नहीं। बजरंग का तो ये हाल हो जाएगा हरियाणा में कि बजरंग बहुत बहुत ही जल्दी बजरंग को विनेश फोगाट भी बुलाना बंद कर। बैक टू द बेसिक क्वेश्चन, द फर्स्ट क्वेश्चन, इस पूरे गिरोह को, इस पूरी छीछा लेदर करा के मिला क्या? छीछा लेदर, सिर्फ और सिर्फ इन्होंने अगर कुछ अचीव किया है इस पूरे प्रकरण में, तो एक ऐसा दाग जो जीवन भर इनके आस्तीन पे लगा है, कि इन्होंने कैसे अपने निजी मतलबों के लिए हरियाणा की बेटियों के साथ साथ एक ऐसे आदमी को बदनाम किया जिसने पिछले 15 16 17 साल के अपने रेसलिंग के कैरियर में सिर्फ रेसलिंग को नई ऊंचाइयों की तरफ ले जाने का काम किया। और मैं आपको एक बड़ा अच्छा किस्सा बताता हूं। भाई ब्रिजभूषण शरण सिंह, भाई भाई कोई पॉलिटिकली कनेक्टेड फैमिली से तो थे नहीं, वो तो अपने दम पे पॉलिटिक्स में आए, फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन थे। हाँ, फिर उनका जो बड़े वाला बेटा है, आई थिंक प्रतीक प्रतीक, प्रतीक भूषण, वो सेकंड टर्म एमएलए हैं गोंडा सदर से, जो सीट कभी बीजेपी जीत नहीं पाई थी, और वो फैमिली अपने सिस्टम से उस सीट पे आज काबिज है।
तो ऐसे फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन का क्या होता है कि कैसे मैं अपनी पॉलिटिकल विरासत को सेकंड जनरेशन में को ट्रांसफर ट्रांसफर कर करूं। और इस पूरे किसान आंदोलन में इन लोगों ने बैठ के दिल्ली में सिर्फ एक ही भाई इनका रोना क्या था, इनको हटाओ, इनको हटाओ, तो चलो पहलवान आंदोलन। WFI से, हाँ सॉरी, हाँ पहलवान आंदोलन से भी इनको हटा दो, चलो हटा दिया, WFI में संजय सिंह आ गए, बीजेपी ने नेताजी का टिकट काट दिया, तो उनके बेटे को टिकट दे दिया। और आप यकीन नहीं मानेंगे, यूपी में शुरू में तो थोड़ी नाराजगी थी, अरे नेताजी का टिकट काट दिया, लेकिन बाद में लोगों को लगा बड़ा सही हुआ, टिकट उनका कट गया, बेटा उनका MP हो गया। फर्स्ट जनरेशन पॉलिटिशियन सब सेकंड जनरेशन में आ गए और बड़े आराम से आ गए, अपने बेटा के लिए उनको लॉबिंग नहीं करनी पड़ी। हाँ, नहीं तो बड़ी मेहनत से बेटे को टिकट दिलवा पाते। नहीं मिल पाता। राजनाथ सिंह ने जोर लगा लिया, ऐसा कहते हैं लोग, मैं पंकज सिंह को मंत्री बनाऊं, नहीं बना पाया आज तक राज्य सरकार में राजनाथ सिंह जी अपने बेटे को मंत्री नहीं बनवा पाए। और पंकज सिंह इज अ वेरी एक्टिव पॉलिटिशियन, या उसका प्रोफेशन है पॉलिटिक्स, ये नहीं कि उनको विरासत में मिली तो नहीं, ही इज अ एक्टिव पॉलिटिशियन। वैसे उनका जो छोटे वाला बेटा है नेताजी का, राजनाथ सिंह जी का, वो आजकल लखनऊ में पूरा उनका सिस्टम, जो राजनाथ सिंह जी का है, भाई वो तो दिल्ली बैठे हुए हैं, हाँ, तो वहां जो लोकल है वो सारा वो मैनेज करता है। तो उन्होंने पॉलिटिक्स को एज अ बिजनेस मतलब करना शुरू किया, जैसे प्रोफेशन होता है हमारा, हाँ, फुल बिजनेस टाइम वर्ड इज हाँ प्रोफेशन। लेकिन राजनाथ सिंह जी अपने बेटे पंकज सिंह को आज तक मंत्री नहीं बनवा पाए, और डिमांड होती थी पंकज के लिए कि भाई पंकज को बनाना चाहिए, लेकिन नहीं बनवा पाए। तो इस मामले में नेताजी बहुत ज्यादा ही मुझे लग रहा है लकी रह गए, कोई लॉबिंग नहीं करनी पड़ी, कुछ भी नहीं, टिकट नहीं मांगना पड़ा, बेटे को टिकट मिल गया, एक बेटा MLA है, एक बेटा MP है। तो इसमें मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं नेताजी, कुछ एज नेताजी को ही मिली है इन पहलवानों के सामने। अब क्या होगा? अब तक तो बीजेपी बहुत फूक फूक के कदम रख रही थी, हरियाणा का चुनाव बीत नहीं, जाए। उसमें एक और चीज थी, जब तक विनेश एक्टिव पॉलिटिक्स में नहीं आई थी तो वो देश की बेटी। अब तो कांग्रेस की बेटी होगी। हाँ, कांग्रेस प्लस खाप, अब हरियाणा की खाप बेटी नहीं खूप है। तो छोड़ दो ही, खाप तो गई। नहीं, अभी भी खाप, भाई हरियाणा में खाप की इंपॉर्टेंस तो अभी ठीक है, तो खाप का खाप मेडलिस्ट है ना, हाँ खाप ने मेडल दे तो दिया। सर्व खाप पंचायत गोल्ड मेडलिस्ट है। हाँ, एक मिनट, नेताजी का समय शुरू होता है अब अब तक तो नेताजी को बांध रखा था बीजेपी हाईकमांड ने, ये एकदम सही बात कि है। भैया हरियाणा का चुनाव हो लें तो नेताजी आपका तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, कहते हमारा भट्ठा न बैठ जाए हरियाणा में। तो बीजेपी हाईकमांड बहुत फूक फूक के कदम रख रही थी, और अब तक वो कंधे पे बिल्ली बैठ जाती है ना, बड़े प्यार से उतारनी पड़ती है। उतारना पड़ेगा। अब बीजेपी ने वो बिल्ली उतार ली है कंधे से, हरियाणा का हो गया चुनाव। अब अगले 4.5 साल तक हरियाणा की तरफ से निर्द्वंद्व है, तो नेताजी का समय शुरू होता है अब। और धरनाजीवी पहलवानों के दुर्दिन शुरू होते हैं अब आगे आगे देखते जाइए। अब ये झूठे फरेबी फ्रॉड पहलवान होंगे आगे आगे, और लठ लेके लठ नेताजी लेके नेताजी होंगे। अच्छा, अभी नेताजी ने 2-3 दिन पहले एक बयान दिया है हाँ, कि ये विनेश जिसके साथ जाएगी उसका विनाश होना तय है। हाँ, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि दीपेंद्र हुड्डा, अच्छा दीपेंद्र हुड्डा का सिलेक्शन में मुझे एक बड़ा सही लगा, दूध की डोली से दूध पी रहा है, अरे यार गिलास से पी ले। है विनेश फोगाट बयान दे रही है कि 100 गिलास दूध रोज पीना पड़ता है। तो मतलब क्या इनके मतलब मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि विनेश जो इन्होंने एज अ स्टार कैंपेनर यूज किया, वो नेताजी की बात सही है, भैया ये जिसके साथ जाती है उसका विनाश कर दे। हाँ। तो मैं जो उसको विनाश फोगाट बोलता हूँ, मैंने बहुत सोच समझ के नाम दिया है। तो विनाश फोगाट जी, आपका समय शुरू होता है अब। नहीं, उल्टी गिनती ना, विनेश फोगाट की तो उल्टी गिनती शुरू होती है, हाँ, आपकी तो उल्टी गिनती शुरू उल्टी है। गिनती शुरू होती है अब आप आगे। अब तक नेताजी चुपचाप बैठे थे, आप जो है लाइमलाइट में थी, अब आप आगे आगे और नेताजी लठ लेके आपके
अब इसको हम खत्म करते हैं। मैं एक हाँ। लास्ट लाइन बोलूंगा आपको, मुझे ऐसे याद आ गया। हाँ। अब तक नेताजी बैठे थे दीर्घक दरगाह, दर्शक दर्शक दिल सॉरी दर्शक दीर्घा में। अब नेताजी कॉस्ट्यूम वॉस्ट्यूम डाल के लंगोटी आ वोटी जाओ, आ जाओ भाई। लंगोटी वोटी अब बांध के नेताजी बैठ तेल गए। वेल लगा के बोला भैया अब एक मिनट कोई आओ। हाँ। अब एक्चुअली इनकी उल्टी गिनती शुरू है। तो मित्रों, ये था पहलवानों का फ्रॉडकास्ट। नया चैनल बनाया है, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और ऐसी ही मजेदार चर्चाओं के लिए हमसे जुड़े रहिए। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद जी आप सबका, धन्यवाद जी बाबा जी, आप थैंक ऐसे ही यू वेरी हमको मच। समय देते रहिए। थैंक यू।